हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन IBPS क्लर्क्स मेंस के लिए बहुत अच्छे चल रही होगी। और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कि IBPS क्लर्क मेंस के लिए आपको कहां से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने IBPS क्लर्क का प्री जो एग्जामिनेशन वो निकाल लिया है। अब आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो मेंस एग्जामिनेशन डिसाइड करेगा। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करने के लिए हमें एकदम सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से लास्ट के एग्जामिनेशन के लास्ट जो दिन बचते हैं, कुछ 15-20 दिन बचते हैं, 1 महीना बचता है, उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है और यही टाइम डिसाइड कर रहा होता है कि आपका आने वाला एग्जामिनेशन में आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किस सीक्वेंस, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पढ़नी है, कितनी ज़्यादा पढ़नी है, किसको कितना टाइम देना है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ साथ ही मैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपके लिए मॉक कैसे अटैम्प्ट करना है आपको वो भी बता दूंगा, और एग्जामिनेशन से पहले भी आपका एक बारी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कि सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर आपको पता है कि जो सिलेबस है, अगर आप प्री का एग्जामिनेशन निकाल के आए तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट है। और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा होता है और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो मार्क्स कम स्कोर कर पाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक एवरेज में मान के चल रहा हूँ कि आपकी एवरेज मैथ्स है एटलीस्ट, और आपने एक बार सिलेबस कवर कर रखा है। उस बेस पे आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए मेंस के बचे हुए दिनों के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसके साथ आपको रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। मॉक आपको अटैम्प्ट करने ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक अटैम्प्ट करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक का एनालिसिस करना है। जब आप मॉक दे देंगे तो मॉक देने के बाद में आपको हर एक क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना है, विद टाइमर सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ ही जो क्वेश्चंस आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं कि जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किए थे लेकिन आपने उन्हें किए नहीं, वो करने हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए और गलत हो गए, आपको सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है। देन उसके बाद में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, क्योंकि आपने सोचा कि मैं ये अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, अगर आपके पास समय की कमी रही, ठीक है, मॉक अटैम्प्ट करते टाइम में किसी भी रीज़न से आप वो अटैम्प्ट नहीं कर पाए, फिर लास्ट में स्किप किए हुए जो क्वेश्चंस जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए वो, और उसके साथ साथ ही जो आप कर चुके हो आपको वो भी करना है। ये चीज़ कोई नहीं बोलता आपको कि आप जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हो आपको वो भी करना है। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है आपकी उसमें और क्लैरिटी आएगी और आपकी उसमें स्पीड बढ़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पूरा मौका आपको दोबारा से अटैम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन चाहे आपने वो कितनी कम समय में किया हो, दोबारा आपको उसके साथ अटैम्प्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद ही आपको दूसरे मॉक में शिफ्ट करना है। तो मैथ्स के अंदर आपको सिर्फ आपने जो नोट्स बना रखे हैं आपको खाली वो रिवाइज करना है, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ ही आपको मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना है और एनालाइज करना है। ठीक है, और DI वगैरह की आप प्रैक्टिस कर लेना। DI कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से नहीं पढ़नी है, मैंने पूरा मैथ्स का जो है एक वीडियो बना रखा है पूरा डिटेल में, 16 मिनट का वो वीडियो है, और उसमें प्री और मेंस दोनों के लिए मैंने बताया। तो मैं उसका वीडियो का लिंक जो है सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करना, आपको वो दिख जाएगा। अगर मैं वो पूरी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो 30-40 मिनट का हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा देखने के लिए। तो उस चीज़ में आप रेफरेंस ले लेना उस वीडियो से कि आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से लास्ट के 20-25 दिनों में पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये बात हुई कि आपको एक तो आपका रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका एनालिसिस करना है और स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेक्शनल मॉक आप दे सकते हैं, क्योंकि सेक्शनल मॉक में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो स्पीड मैथ्स में आपको बोल रहा हूँ वो आपको सेक्शनल मॉक के थ्रू करनी है, या आप वीडियोस से प्रैक्टिस करते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में पर्टिकुलरली अपन 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो स्पीड सेक्शन होता है, स्पीड जिसमें आपके छोटे क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस, वो वाला पार्ट, और एक पजल वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि 2 तरीके के पार्ट आने वाले हैं, और आपकी जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो आपका टाइम रहेगा कि आप कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। क्योंकि मेंस की रीजनिंग में ऐसा रहता है कि आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे। अब ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ कि आपको मॉक कैसे अटैम्प्ट करना है, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप जहाँ पे किसी टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आप 20 क्वेश्चन कर सकते थे, वहाँ आप 15 ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये नुकसान ना हो, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आने वाले 1-2 दिनों में वो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो रीजनिंग पे बात कर रहे थे अपन। रीजनिंग के अंदर अपने को जो सबसे पहले स्पीड मैथ से आपको वो ज़्यादा से स्पीड की जो रीजनिंग होती है, पजल के अलावा जितने भी मिसलेनियस रीजनिंग है, जो डायरेक्शन सेंस हो गया या फिर इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को लेके सिलोजिज्म हो गया, ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट पजल कैसा रहेगा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 पजल आए हैं, ज़्यादा आएंगे वैसे पजल, अगर 4 पजल मान के चलते हैं तो उनमें से मान लीजिए आपको एक पजल, आपका 1 या 2 पजल ऐसे होंगे जो आपको लगेगा या डुएबल है, और तीसरा पजल ऐसा लगेगा कि ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, लेकिन आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन चौथा पजल एक ना एक पजल ऐसा रहेगा जिसमें आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा या तो टाइम लग जाएगा, ये शायद सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर पूरा मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है। जहाँ आप स्कोर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए जो मिसलेनियस जो पार्ट है उस पर मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट जितने भी तरीके के पजल होते हैं, डेज बेस पे पजल होते हैं और टेबल बेस पे पजल होते हैं, जिसमें एक जो सेंटर में देख रहे होते हैं, आउटसाइड देख रहे होते हैं, या फिर इसके अलावा इसके जो हायर लेवल के पजल्स होते हैं आप वो देख सकते हैं। आप मेंस की पजल के लिए वैसे तो मैंने उस वीडियो में पूरा बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक सोर्स बता देता हूँ। आप वर्चुअस चैनल देखिएगा, ध्रुव सर का चैनल है, उस पर आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे काफ़ी सारे, आप वो देख लीजिएगा। बाकी पूरी रेफरेंस के लिए आप वो वीडियो देखिएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, कहाँ से देखनी है। ये हो गई रीजनिंग की बात में। आपको रीजनिंग में पजल हर एक तरीके की डेली सॉल्व करने हैं, कम से कम 4 से 5 पजल डेली बेस पे सॉल्व करने हैं, या इससे ज़्यादा भी सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ ही दूसरे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपको अपनी ग्रामेटिकल पोर्शन में थोड़ा बहुत ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है आपके आरसी पे। आरसी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बैंकिंग की जो मेंस में जो इंग्लिश आती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की देखने को मिलती है, और काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो प्री में आपने अटैम्प्ट किए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ऑल्दो वर्ड्स वही होंगे, बट उनका पूछने का तरीका और जो लेवल होगा ग्रामेटिकल और जो रीडिंग का तरीका होगा वो बहुत अलग लेवल का होगा मेंस के अंदर। तो मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आने वाले जितने भी दिन हैं आप उसमें इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा अपनी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान दें। रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हिंदी एडिटोरियल को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। सब इसके साथ साथ ही आप सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिए। किसी भी जो चारों सब्जेक्ट है इसमें, चारों के जो आने वाले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की, इसमें आप सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिएगा। और जीके के अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं देते हैं तो भी चल जाएगा, बाकी 3 के जो सेक्शनल मॉक है आपको वो ज़रूर से ज़रूर देने हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की स्पीड में आदत बनाएंगे, तब जाके मेंस में आप विद एक्यूरेसी स्पीड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और वहाँ पे ना तो सिर्फ सिंगली एक्यूरेसी से काम चलता है, ना सिंगली स्पीड से, आपको दोनों चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो इंग्लिश में आपको ये चीज़ करनी है, आपको सबसे ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और जो आपने नोट्स बना रखे हैं आप उसका रिवाइज ज़रूर करते रहिए। इसके बाद में जो सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में वो है जीके। और जीके आपको पता है कि बैंकिंग के अंदर बहुत डीपली पूछी जाती है, स्पेशली करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अफेयर्स के जो फाइनेंशियल जीके होती है उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। और पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते थे, लेकिन अब जो है स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मोस्टली आपको स्टेटमेंट बेस पे दिखेंगे, आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, और वही जो है डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या किसी और का सिलेक्शन होगा। तो जीके के अंदर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे कि आने वाले इतने से दिन बचे, इसमें इतना सारा 6 महीने का 8 महीने का करंट अफेयर कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूँ जो मैंने अपनाया था। आपको जो स्टडी जो अफेयर्स क्लाउड की PDF आती है उसका टॉप 100 वाली जो PDF आती है आपको सिर्फ वो करनी है, उसके अलावा कोई दूसरी PDF नहीं करनी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी पॉकेट PDF पढ़ेंगे या स्टडी PDF पढ़ेंगे, वो सब आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ टॉप 100 जो PDF आती है अफेयर्स क्लाउड की, करंट अफेयर्स की, आपको वो करनी है मंथली और वीकली। मंथली तो एटलीस्ट कीजिएगा, वीकली अगर आपको टाइम बचता है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में तो आप कीजिएगा।
नहीं तो मंथली ज़रूर देखिएगा और टॉप 100 में। और उसके साथ साथ ही अगर आपके पास समय बच रहा हो तो आप जो है नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार आपको PDF पढ़ना फ़ोन में देखते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। तो इससे अच्छा आप उनके नोट्स बना लीजिए, आपको रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो GK पूछी जाती है वो नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मोस्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेंगे और काफ़ी डीप में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप पूछेंगे कि और कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली वीडियोस फॉलो करने हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बैंकिंग के लिए करंट अफेयर्स और मंथली वीडियोस। स्पेशली अगर मैं किसी चैनल का नाम लूँ, पहली बात तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, एक ऑलीवुड आपको पता है कि चैनल है, उस पर आप जाइएगा। उस पर आप, क्योंकि वो पर्टिकुलरली बैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बैंकिंग का आप उस पर काफ़ी मंथली करंट अफेयर्स आपको उस पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही दूसरा एक और चैनल मैं आपको बताना चाहूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। अफेयर्स क्लाउड का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वीकली और मंथली वीडियोस दोनों अवेलेबल हैं। आपको वो दोनों देखने हैं। पिछले कम से कम 6 महीने के वीडियोस आपको देखने हैं, ठीक है। 6 वीडियोस मंथली रहेंगे और 1 महीने के 4 वीडियो रहेंगे। ऐसे करके टोटल 30 वीडियोस आपको रहने वाले हैं। आप डेली का एक भी देखेंगे तो आपके 1 से 2 भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको वो जरूर करना है। मैं वीकली आपको कोई सा भी दूसरा सोर्स करने को नहीं रिकमेंड कर रहा, लेकिन अफेयर्स क्लाउड का जो चैनल है उसका वीकली आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपका। उसमें भी वो जो टॉप 100 आप पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी उसमें रहने वाले हैं और उसका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप GK में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये कुछ चारों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी थी कि आपको किस तरीके से लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि मॉक किस फ्रिक्वेंसी में अटैम्प्ट करना चाहिए। तो मॉक अटैम्प्ट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट वीक में 2 से 3 मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए। कम से कम 2 तो ज़रूर दीजिए, 3 भी नहीं, आप दे नहीं पा रहे हैं, एनालिसिस करने में टाइम लग रहा है या किसी और रीज़न से, तो आप कम से कम इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम है, क्रूशियल टाइम है बहुत, तो लास्ट टाइम में आप एटलीस्ट 2 मॉक तो दीजिए ही दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि आपको एनालिसिस ज़रूर करना है, पूरे मॉक को आपको दोबारा सॉल्व करना है। तो ये कुछ वीडियो था IBPS क्लर्क मेंस के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन से पहले जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर। और कोई अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे जो है डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग जो है आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ऑल द बेस्ट आपके मेंस के लिए।